वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मानव की अंतःकंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि मानव का अंतःकंकाल तंत्र होता है वह किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, मानव का जो अंतःकंकाल होता है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि मानव में जो विकसित प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है और अंतःकंकाल होता है वह अस्थियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। इसमें कौन कौन सी अस्थियां होती हैं उस बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम उपास्थियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानव के अंदर कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। अंतःकंकाल में जो अस्थियां उपस्थित होती हैं उन अस्थियों को या अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम्स, और अक्षीय कंकाल होता है यह अक्षीय कंकाल कुल 80 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। यानी अक्षीय कंकाल होगा मानव का वह 80 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। 80 अस्थियां मिलकर के हमारे अक्ष का निर्माण करती है, यानी बीच का जो सेंट्रल भाग होता है उसे हम अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे मनुष्य के शरीर का जो सेंट्रल पूरा पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, अक्ष। यानी आपको देखते हैं जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क से लेकर के फेस से लेकर के और कशेरू की दंड से लेकर के, और आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के जो भाग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षीय कंकाल कहते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है इनके पार्श्वों में लगे हुए भाग होते हैं उन्हें हम उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल कहा जाता है, जो कि अक्षीय कंकाल से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, अक्षीय कंकाल जिसमें 80 अस्थियां होती हैं तथा अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। और ये अनुबंधी या उपांगीय कंकाल होता है उसके अंदर कुल अस्थियों की संख्या होती है 1, 2, 6 होती है, यानी 126 कुल अस्थियां मिलकर के अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल का निर्माण करती हैं। अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल होगा वह अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में अक्षीय कंकाल के बारे में यह किस प्रकार से निर्मित होता है। अक्षीय कंकाल होगा उनकी अस्थियां होती हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग हमें ध्यान रखना है वो किसके बारे में, खोपड़ी के बारे में, करोटी के बारे में। जो ऊपर का जो भाग है खोपड़ी है, उस खोपड़ी और करोटी में जितनी भी फेस की जितनी भी अस्थियां उन सभी को मिलाकर के हम किस में रखेंगे, खोपड़ी या करोटी में रखते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो भाग है जो कि हमारे वक्ष गुहा का भाग होता है उसके पार्श्व में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्षीय या थोरेसिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से वक्षीय या थोरेसिक होगी उस बारे में आपको ध्यान रखना है। और वक्षीय या थोरेसिक होती है वो कुल कितनी अस्थियां होगी, 25 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है वह कशेरू की दंड के बारे में ध्यान रखना है। और कशेरू की दंड होता है वह 26 या 33 अस्थियों से जो कशेरुकाएँ होती हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो बुढ़ी अवस्था होती है उसमें 33 होती है, और जब वयस्क अवस्था हो जाती है उस समय इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 26 रह जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कशेरू की दंड के बारे में। तो आप क्या ध्यान दीजिए, अक्षीय कंकाल होता है उसमें कुल 80 अस्थियाँ होती हैं, और ये 80 अस्थियाँ होती हैं वे 3 भागों में बांटी जा सकती हैं, खोपड़ी या करोटी, वक्षीय या थोरेसिक, और कशेरू की दंड या वर्टिब्रल कॉलम। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं किसके बारे में, खोपड़ी या करोटी या जो स्कल होती हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर खोपड़ी होती है वह कुल खोपड़ी कितनी अस्थियों से, 29 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती है, 29 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। इन 29 अस्थियाँ होती हैं उन्हें हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। और ये अस्थियां होती हैं, ये अस्थियां आपस में सिवनियों की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहेगी वो किसके माध्यम से, सिवनी की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम किसके बारे में, करोटी या क्रेनियल अस्थियां। यानी करोटी या क्रेनियल या क्रेनियम जो होता है हमारा करोटी भाग होता है, उस करोटी भाग का निर्माण करने वाली अस्थियां होती है उसे हम करोटी या क्रेनियल अस्थियां कहा जाता है। और हमारी जो करोटी या क्रेनियल अस्थि होती है वो जो होगी वह भाग कितनी अस्थियों से मिलकर के बना होता है, तो आप ध्यान दीजिए 8 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। यानी हमारे मस्तिष्क के ऊपर का जो भाग है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क परिबद्ध रहता है उस कठोर भाग होगा, यह कठोर भाग किसके कारण से होता है, 8 अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। और ये 8 अस्थियां होती हैं वे आपस में सिवनी की सहायता से मजबूत दृढ़ता से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार की संरचना होगी उसे हम क्रेनियल या करोटी कहते हैं। उसमें कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑक्सीपिटल।
ऑक्सीपिटल की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में पैराटल्स, और पैराटल्स जो पार्श्व आपस होती हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 2 होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर आगे की अस्थि होगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्रंटल कहेंगे, तो ये फ्रंटल होती है, हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है टेम्पोरल, और टेम्पोरल होती हैं वो भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद स्पिनॉइड और इथेमॉइड एक एक अस्थि होती हैं। कुल मिलाकर के अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना 8 होती है, ये 6 प्रकार की होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, क्रेनियल या क्रोटी की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्पिनॉइड और इथेमॉइड। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है क्रोटी या क्रेनियल की जो अस्थियां होती हैं उस अस्थियों के बारे में, क्रेनियल्स बोन के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है चेहरे की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं, आननी अस्थियां जिसे हम कहते हैं, या इसे हम फेशियल अस्थियों के नाम से भी जानते हैं। हमारे फेस का निर्माण होता है वो किन अस्थियों से मिलकर के होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो फेशियल अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों की कुल संख्या होगी वह 14 होती हैं। यानी हमारे फेस का निर्माण होता है वो कुल कितनी अस्थियों के मिलने से होता है, 14 अस्थियों के मिलने से हमारे फेस का निर्माण होता है, यानी चेहरे का निर्माण होता है। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नासा अस्थि या नेजल जिसे हम कहते हैं, और नासा अस्थि या नेजल की संख्या कितनी होगी, 2 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में तालु अस्थि या पैलेटाइन अस्थि, ऊपर की जिस पर रुग्गी नुमा संरचना उपस्थित होती है, इस रुग्गी नुमा संरचना होगी उसकी अस्थि होती है, उस अस्थि को हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन अस्थि कहा जाता है। तो ये पैलेटाइन अस्थि है, हमें ध्यान रखना है। पहले भी मैंने आपको बताया था हमारे तालु का निर्माण होता है वो पैलेटाइन नामक अस्थि से होता है। तो इस प्रकार से पैलेटाइन अस्थि जो कि तालु भाग में उपस्थित होती है, जिसे तालु अस्थि भी कह सकते हैं। उसके बाद में जंबिका या मैग्जिला, ये जंबिका या मैग्जिला अस्थियां होती हैं, उनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, हमें ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद में गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक, और गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक होती है, इनकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होती है, ये हमें ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद में लैक्राइमल अस्थि और लैक्राइमल अस्थि होगी, उनकी संख्या भी कितनी होती है, नेत्रों के गड्ढों का निर्माण करने वाली अस्थियां होती है जिसे हम लैक्राइमल अस्थि कहते हैं, और ये लैक्राइमल अस्थि होती है, इनकी भी संख्या कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है निम्न संख्यास्थि या जिसे हम इसको मॉडल भी कहते हैं, इसको मॉडल अस्थि या इस अस्थि को एक और नाम देते हैं टर्बाइनल अस्थि। तो इस प्रकार से टर्बाइनल अस्थि होती है, उनकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होती है। तो इस प्रकार से टर्बाइनल या इसको मॉडल होती है, इनकी संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद में वोमर और मैंडिबल्स, जो नीचे की अस्थि है जिस पर दांत जुड़े होते हैं उसे हम मैंडिबल कहेंगे, और एक वोमर, तो ये वोमर की संख्या भी 1 और मैंडिबल की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। इस प्रकार से कुल जो चेहरे की अस्थियां होती हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 होती है, 14 होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है दूसरे प्रकार की अस्थियां जो खोपड़ी में अस्थियों में आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, चेहरे की अस्थियां या आननी अस्थियां या फेशियल अस्थियां कहते हैं। अब उसके बाद में अगली अस्थियां हमें ध्यान रखनी है कर्ण अस्थियां। मनुष्य के कर्ण में 3 अस्थियां उपस्थित होती हैं। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, मिस। कर्ण की अस्थियों को कभी भी हमको मिस नहीं करना है। एम का मतलब क्या हुआ, मेलियस, आई का मतलब क्या हुआ, इंकस, और एस का मतलब क्या हुआ, स्टेपिस। तो इस प्रकार से 3 अस्थियां होती है और इसी क्रम में ये लगी हुई रहती है। सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है उसे हम मेलियस कहेंगे, मेलियस होती है वह इंकस से जुड़ी होती है, और इंकस होती है वह स्टेपिस से जुड़ी होती है, और स्टेपिस होती है वह अंतःकंकाल से, जो अंतःकर्ण होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से 3 अस्थियां होती हैं, इन 3 अस्थियों को हम कर्ण अस्थियां कहते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि स्टेपिस अस्थि होती है, यह शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है जो कि मध्य कर्ण में उपस्थित होती हैं। ये हम कर्ण की संरचना पढ़ी थी, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से कर्ण अस्थियां, इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी, प्रत्येक कर्ण में एक मेलियस, एक इंकस और एक स्टेपिस। तो एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3, तो कुल जो कर्ण अस्थिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो कर्ण अस्थिकाओं की संख्या होगी वो कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है कंठिका अस्थि या हायोइड बोन। कंठिका अस्थि या हायोइड बोन होती है। यह बोन कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रसनी भाग होता है उस ग्रसनी भाग के पीछे की ओर उपस्थित जो अस्थि होती है उसे हम कंठिका अस्थि कहते हैं या हायोइड बोन कहते हैं। मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था उस समय बताया था कि मनुष्य के अंदर जो ग्रसनी भाग होता है
उस ग्रसनी भाग में नीचे की ओर का भाग होगा जिसे हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन कहते हैं या कंठी का अस्थि कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको देखना है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल जो करोटी या जो खोपड़ी होती है उसकी अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए 8 तो होती है, वो कौन सी हो जाएगी, हमारे कपाल की अस्थियाँ हैं, क्रेनियल की अस्थियाँ हैं। उसके बाद में 14 हमारी अस्थियाँ कौन सी हो जाएगी, जो कि हमारे चेहरे का निर्माण करती है, फेशियल अस्थियाँ या जिसे हम आननी अस्थियाँ कहते हैं। फिर उसके बाद में 6 अस्थियाँ हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, कर्ण अस्थिका है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1 अस्थि हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कंठी का अस्थि। ये कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 और 8 22 और 6 28 और 1 कितनी हो जाएगी, 29। तो इस प्रकार से करोटी की कुल अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 29 होती है, 29 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहली किसकी अस्थियाँ, खोपड़ी या करोटी की अस्थियाँ। फिर उसके बाद में दूसरी हमें ध्यान रखनी है वक्षीय अस्थियाँ, यानी वक्ष भाग में उपस्थित अस्थियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्षीय अस्थियाँ कहते हैं। वक्षीय अस्थियों में आप ध्यान दीजिए, हम 2 भागों में से बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान का स्टर्नम या ओरोस्थि, और उसके बाद में हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पसलियों के बारे में। स्टर्नम या ओरोस्थि, ध्यान दीजिए जो पसलियां आगे की ओर जुड़ी हुई रहती हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, उस अस्थि को हम क्या कहते हैं, ओरोस्थि कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। ये जो बीच की है जहाँ पर दोनों साइड की पसलियां जुड़ी हुई हैं उस अस्थि को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओरोस्थि के नाम से जानते हैं, स्टर्नम कहा जाता है। इनकी संख्या 1 होती है परंतु ये 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। ओरोस्थि होती है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान का ओरोस्थि यानी वह भाग जो कि प्रथम ओरोस्थि होती है, जहां पर प्रथम जोड़ी जो पसलियां होती है वो जुड़ी हुई रहती हैं, उस प्रथम ओरोस्थि होगी उसे हम मेनुब्रियम के नाम से जानते हैं। जबकि बीच का भाग होता है जो कि सेकंड से लेकर के 6th ओरोस्थि होती है वह इसमें शामिल होती हैं। यानी आपको ध्यान रखना है दूसरी जोड़ी से लेकर के 6ठी जोड़ी पसलियां जिस भाग से जुड़ी रहती हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मीजोस्टर्नम कहते हैं या ग्लेडियोलस कहा जाता है। तो मीजोस्टर्नम या मध्य का या ग्लेडियोलस किसे कहा जाता है, दूसरी से 6ठी ओरोस्थियों को कहा जाता है। फिर उसके बाद में 7वीं ओरोस्थि है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जाइफाइड या ओरोस्थि प्रवर्ध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसका निर्माण होता है, स्टर्नम या ओरोस्थि का निर्माण होता है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये एक अस्थित हो गई कौन सी, ओरोस्थि या स्टर्नम। अब उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना पसलियां, और मनुष्य के अंदर पसलियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है उनकी संख्या होगी 12 जोड़ी, अर्थात कुल कितनी हो जाएगी 24। तो 12 जोड़ी होती हैं अर्थात कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्या होती है वो कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। मनुष्य में जो वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी हुई 12 जोड़ी पसलियां उपस्थित होती हैं, और इसमें आप ध्यान दीजिए प्रत्येक पसली होती है वो पतली होती है, चपटी और वक्रित होती है तथा उभय पट्टित होती हैं। तो मनुष्य के अंदर जो पसलियां होगी वो पतली, चपटी, वक्रित एवं उभय पट्टित प्रकार की होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और प्रत्येक जो पसली होती है उस पसली के पृष्ठ सिरे पर 2 उभार उपस्थित होते हैं, एक मुंडक उपस्थित होता है और एक गुलिका उपस्थित होती है। ये जो उभार होते हैं ये मुंडक और गुलिकाएं होती हैं। ये मुंडक, गुलिका, उभार होंगे वह वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ने के लिए, देखो जैसे वक्षीय कशेरुका उससे ये जुड़ी हुई रहती है, जुड़ने में सहायक कौन होते हैं, उभार, मुंडक और इनकी गुलिका होती है, ये सहायक होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पसलियों के बारे में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए प्रथम जो 7 जोड़ी पसलियां होती हैं वे सीधी स्टर्न, पीछे तो किससे जुड़ी होती है, कशेरु की दंड से जुड़ी होती हैं, आगे की ओर किससे जुड़ी होती हैं, ओरोस्थि या स्टर्नम से। इसमें से प्रथम 7 जुड़ी होती हैं वह सीधे किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम या ओरोस्थि से जुड़ी हुई रहती हैं, जिन्हें हम वास्तविक पसलियां कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना मनुष्य के अंदर वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 7 जोड़ी होती है। तो 7 जोड़ी पसलियां होगी वो किस प्रकार की पसलियां होती हैं, वास्तविक पसलियां होती हैं। तो मनुष्य के अंदर वास्तविक पसलियों की संख्या होगी वह कितने जोड़ी होती हैं, 7 जोड़ी होती हैं, 7 जोड़ी होती हैं। तो 7 जोड़ी पसलियां जो सीधे
ये किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक पसलियां कहा जाता है। फिर उसके बाद में 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां होती हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिए, 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां होती हैं, वह 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई रहती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं ये किससे जुड़ी होती हैं, 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई रहती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आभासी पसलियां कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन सी पसलियां आभासी पसलियां होती हैं, 9वीं, 10वीं और 8वीं जोड़ी पसलियां होती हैं। ये पसलियां किस प्रकार की होगी, आभासी पसलियां होती हैं, अर्थात ये पसलियां होती हैं वह 7वीं जोड़ी पसलियों से जुड़ी हुई रहती हैं, सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां होती हैं उन्हें हम फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं, उत्प्लावक पसलियां कहते हैं, स्वतंत्र पसलियां कहते हैं, क्योंकि ये पसलियां होती हैं वे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, एक भाग से स्वतंत्र होती हैं, पीछे की ओर ये कशेरुकी दंड से जुड़ी होती हैं, अग्रभाग में यहाँ पर क्या होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार की पसलियां होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या इसे हम उत्प्लावक पसलियां कहा जाता है। तो फ्लोटिंग रिब्स या उत्प्लावक पसलियां होगी। इन्हीं पसलियों को एक और नाम देते हैं, गोरिल्ला की पसलियां भी कहा जाता है। इन्हीं पसलियों को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन्हें हम गोरिल्ला की पसलियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर पसलियां किस प्रकार से होती हैं। ये पसलियां होती हैं वह आलम्बी ढांचा प्रदान करती हैं, साथ में आपको ध्यान रखना है शरीर के आंतरिक जो कोमल भाग होते हैं जैसे हृदय है या श्वसन तंत्र है, उनकी सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक कोमल भागों की सुरक्षा करने के कार्यों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये भाग होते हैं, इनके द्वारा मनुष्य में आलम्बी ढांचा प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, पसलियों के बारे में। अब उसके बाद में हम जो है अगला भाग देख रहे हैं वो कौन सा, ध्यान रखना आपको, कशेरुकी दंड के बारे में। मनुष्य के अंदर कशेरुकी प्राणी है, इस कारण से मनुष्य में कशेरुकी दंड उपस्थित होता है, और कशेरुकी दंड होता है वो कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। तो कशेरुकी दंड या जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो किससे निर्मित होता है, कशेरुकाओं से निर्मित होता है। तो ये किससे निर्मित होगा, कशेरुकाओं से निर्मित होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य के अंदर जो कशेरुकी दंड होता है वो छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है। इन कशेरुकाओं की संख्या होती है वह आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, 33 होती हैं। इन कशेरुकाओं की संख्या कितनी होगी, 33 होती है, 33 कशेरुकाएं होती हैं। तो इन कशेरुकाओं की संख्या कितनी होगी, 33। परंतु आपको ध्यान रखना वयस्क अवस्था में इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 26 रह जाती हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे त्रिक एवं अनुत्रिक्त जो कशेरुकाएं होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके कारण से इनकी संख्या कितनी रह जाती, 26 रह जाती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें सबसे पहली आपको ध्यान रखनी है गिरवा कशेरुकाएं। कौन सी ध्यान रखनी है, गिरवा कशेरुकाएं। और गिरवा कशेरुकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कहा जाता है। तो इस प्रकार से सर्वाइकल या जिसे हम गिरवा कशेरुकाएं कहते हैं, और सर्वाइकल या गिरवा कशेरुकाओं की संख्या होती है वह कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 होगी, वो कौन सी कशेरुका होगी, गिरवा कशेरुकाएं होती हैं। फिर उसके बाद में अगली हमें ध्यान रखनी है, 7 के बाद में वो ध्यान रखनी है वक्षीय कशेरुकाएं। कौन सी ध्यान रखनी है, वक्षीय कशेरुकाएं। और वक्षीय कशेरुकाएं होगी उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान दीजिए वक्षीय कशेरुकाएं होगी उनकी भी संख्या होती है वह 12 होती हैं। तो इस प्रकार से 12 होगी वह वक्षीय कशेरुकाएं या थोरेसिक जो है वो कशेरुकाएं होती हैं। फिर उसके बाद में तीसरी आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कटी कशेरुकाएं। कौन सी ध्यान रखनी है, कटी कशेरुकाएं। और कटी कशेरुकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना इनकी संख्या होगी वो 5 होती है। तो कटी कशेरुकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 होती हैं। कटी कशेरुकाओं को हम क्या कहते हैं, लंबर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से लंबर या कटी कशेरुकाएं, और इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होती है वह 5 होती है। फिर उसके बाद में अगली 4th प्रकार की हमें ध्यान रखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिक कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है त्रिक। और त्रिक को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, सैक्रल के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिक या इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे, सैक्रल कहा जाता है। त्रिक या सैक्रल्स होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको जिनका वयस्क अवस्था में इनकी संख्या 1 होती है, जो कि 5 अस्थियों के संयोजन से बनती है। वयस्क अवस्था में इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जो कि 5 जो कशेरुकाएं होती हैं उनके संयोजन के फलस्वरूप त्रिक या सैक्रल का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और 5वें प्रकार की हमें ध्यान रखनी है, जिसे हम अनुत्रिक्त
या कॉक्सीजियल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुत्तरिक्ष या इसे हम क्या कहेंगे, कॉक्सीजियल भी कहा जाता है। अनुत्तरिक्ष या कॉक्सीजियल्स होती हैं, इनकी संख्या भी कितनी होती है, एक होती है, जो कि 4 कशेरुकाओं के मिलने के फलस्वरूप बनती है। 4 कशेरुकाएं वयस्क अवस्था में जुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप अनुत्तरिक्ष या कॉक्सीजियल का निर्माण होता है। तो अनुत्तरिक्ष या कॉक्सीजियल्स होगा वह 4 के मिलने के फलस्वरूप निर्मित होती है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं वह कशेरुकाएं होती हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको देखते हैं कुल संख्या 33 होती है, परंतु वयस्क अवस्था में इनकी संख्या कितनी दिखाई देती है, 26 होती है। तो ये मिलकर के और कशेरुकी दंड का निर्माण करती हैं। कशेरुकी दंड होता है यह हमारे शरीर का आधार आलंबी भाग का निर्माण करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कशेरुकी दंड होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की कशेरुकाएं होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और ये कशेरुकाएं होती हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, वह कौन करती हैं, स्नायु के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अक्षीय कंकाल या एक्सिल स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अगला हमें ध्यान रखना अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल होता है वह कंकाल कुल 126 अस्थियों से मिलकर के बना होता है। इसमें आपको ध्यान रखना मेखलाएं होती हैं, एक तो होगी अंश मेखला जो कि कंधे की मेखला होती है, जहाँ से अग्रपाद जुड़े हुए रहते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, अंश मेखला कहा जाता है। और अंश मेखला होती हैं उसमें 2 + 2 कुल कितनी हो जाएगी, 4 अस्थियां होती हैं। तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4। ये क्लेविकल और स्केपुला 2 अस्थि हो गई, इधर भी क्लेविकल और स्केपुला, तो कुल कितनी हो जाएगी, 4 अस्थियां होती हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो श्रोणी भाग होता है उसकी मेखला होती है, उसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं, और श्रोणी मेखला होती है वो 2 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मेखलाओं के बारे में। मेखलाएं होती हैं उसमें कुल कितनी, 6 अस्थियां होगी, 4 अंश मेखला की और 2 श्रोणी मेखला की। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है पाद की अस्थियां। उसमें हमारे हाथ जिसे हम अग्रपाद के नाम से जानते हैं, अग्रपाद की अस्थियां होती हैं, उनकी संख्या भी कितनी होती है, 60 होती हैं। इसी प्रकार से पश्चपाद में भी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 60 होती हैं। तो 60 और 60 120 और 6 126। तो इस प्रकार से अनुबंधी या उपांगीय कंकाल का निर्माण होता है वह 126 अस्थियों के मिलने के फलस्वरूप होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है मेखलाओं के बारे में और पाद की अस्थियों के बारे में। इनके बारे में अनुबंधी या उपांगीय कंकाल, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।